उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हंस फाउंडेशन की तरफ से पुलिस विभाग को प्रदान किए गए वाहनों का किया फ्लैग ऑफ। सीएम धामी ने सहयोग के लिए हंस फाउंडेशन का जताया आभार। दो 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल हुए सक्रिय। अल्मोड़ा में बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत ने सैकड़ों समर्थकों के साथ किया रोड शो। ग्रामीणों का यशपाल रावत को मिला जन समर्थन। चमोली में मनाया गया विजय दिवस। विजय दिवस पर वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस और एनसीसी के जवानों ने अमर जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर देकर दी सलामी। खटीमा में आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर कार्यक्रम आयोजित। गीता धामी हुई शामिल। वीर गति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के परिजनों को गीता धामी ने किया सम्मानित। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के तमाम अहम जानकारियों के साथ। आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय परिसर से हंस फाउंडेशन की तरफ से पुलिस विभाग को प्रदान किए गए वाहनों को फ्लैग ऑफ कर दिया। आपको बता दें कि हंस फाउंडेशन की तरफ से ये वाहन उत्तराखंड पुलिस को हिल पेट्रोलिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए दिए गए हैं। हंस फाउंडेशन की तरफ से उत्तराखंड पुलिस को 101 वाहन प्रदान किए जा रहे हैं, जिसमें 21 वाहन प्रदान किए जा चुके हैं। और इस अवसर पर हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज, माता मंगला जी और पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी मौजूद रहे। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस के लिए दिए गए इस सहयोग के लिए हंस फाउंडेशन के संस्थापक श्री भोले जी महाराज और माता मंगला जी का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के तकनीकी युग में स्मार्ट पुलिस का होना आवश्यक है। उत्तराखंड पुलिस की तरफ से कोरोना काल में सराहनीय कार्य लगातार किए गए और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास किए गए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनावों को लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और इसी कड़ी में अल्मोड़ा जिले की सल्ट विधानसभा में बीजेपी नेता डॉक्टर यशपाल रावत सैकड़ों समर्थकों के साथ अल्मोड़ा पहुंचे, जहां लोगों ने यशपाल रावत का जोरदार स्वागत किया। और साथ ही यशपाल रावत ने अपने समर्थकों के साथ डोटियाल में देघाट तक रोड शो निकाला। इस रोड शो के दौरान क्षेत्र के ग्रामीणों का यशपाल रावत को भरपूर जन समर्थन मिला। वहीं रोड शो के दौरान बीजेपी समर्थकों और ग्रामीणों ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और अब की बार सल्ट विधायक यशपाल रावत जिंदाबाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए। इस बीच यशपाल रावत ने सल्ट विधानसभा से अपनी दावेदारी पेश की और डॉक्टर यशपाल रावत ने क्षेत्र के ग्रामीणों को केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं की जानकारी भी इस दौरान दी। कुछ दिनों से लगातार जनसंपर्क किया और यहाँ पर मुझे जनता का बेहद प्यार मिला, बेहद स्नेह मिला और बेहद जन समर्थन मिला। मैं जो है सब 5 मंडलों में भ्रमण कर चुका हूँ और यहाँ की जनता का जो रुख देख चुका हूँ, जिसका मिशन 2022 के हिसाब से यदि सरकार और पार्टी से मैं यही उम्मीद करूँगा, संगठन से मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो जो है भविष्य में 2022 के लिए मुझे यहाँ की जन सेवा करने का मौका देंगे। उपचुनाव से हमें बहुत प्यार और प्रेम मिल रहा है कि डॉक्टर साहब को सल्ट की जनता बहुत चाहती है और उनको ही ये टिकट मिलना चाहिए। मैं पार्टी से आग्रह करती हूँ। चलिए इसी बीच में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली में भारत के शानदार विजय की स्वर्ण जयंती पर जिले में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान पुलिस और एनसीसी के जवानों ने अमर जवानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया और गार्ड ऑफ ऑनर देकर सलामी दी। साथ ही आपको बता दें कि जिलाधिकारी, सीडीओ और अधिकारियों और पूर्व सैनिकों ने अमर वीर जवानों और उनके बलिदान को नमन किया। सभी देशवासियों को विजय दिवस की हार्दिक बधाई दी। और इस दौरान जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास अधिकारी कमांडर हेमंत कुमार ने कहा कि हम स्वर्णिम विजय दिवस मना रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, विजय दिवस जो है यह इस बार 50वां स्वर्णिम विजय दिवस हम मना रहे हैं सम्मिलित होकर सब। हमारे देश में 16 दिसंबर 1971 में
एक साथ 93,000 पाकिस्तानी सैनिक ने अपने हथियार डाले थे, आत्मसमर्पण किया था। और ये हमारे देश में बहुत बड़ी बात है, तो गर्व की बात है, सम्मान की बात है। और आज ही के दिन हम जिन शहादत जिन्होंने वीर सैनिकों ने शहादत दी हमारे रणबांकुरे भारत की वर्ष की भारत माता पे, जिन्होंने अपने हंसते हंसते जान न्यौछावर किए, उनको आज याद करते हैं। 471 हमारे सैनिक थे जिन्होंने शहादत दी थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि सीमांत विधानसभा खटीमा में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मनाया गया और इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी और धामी की पत्नी गीता धामी शामिल हुई। वहीं अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत क्षेत्र के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों और वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों के परिजनों को गीता धामी की तरफ से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों और आम जनता ने देश के लिए अपनी जान देने वाले वीरों को नमन किया। आज आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। यहाँ पे पूरे देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें आज यहाँ पे खटीमा में भी अमृत महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को और जो हमारी वीरांगनाएँ हैं जिन्होंने अपने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उनके परिवारों को, उनकी वीरांगनाओं को यहाँ पे सम्मानित किया गया है। आज भारत की आज़ादी को 75 साल पूरे हो गए हैं। इस 75 साल पूरे होने के अवसर पर हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के नाम से पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम बना रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज खटीमा में नगर मंडल अपने खटीमा द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हम स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारजनों को यहाँ सम्मानित करेंगे। तो उत्तराखंड के लालकुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड में आयोजित वार्षिक सामान्य निकाय अधिवेशन का विधिवत शुभारंभ किया गया, जिसमें दुग्ध विकास मंत्री रेखा आर्या ने दीप प्रज्वलित करके विधिवत शुभारंभ किया। इस मौके पर रेखा आर्या ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर विधायक नवीन दुमका, रामनगर के विधायक दीवान सिंह बिष्ट और जिला पंचायत अध्यक्ष सहित विभिन्न ब्लॉक प्रमुख शामिल हुए। इस अवसर पर उत्पादकों को सरकार और दुग्ध संघ की तरफ से दी जा रही विभिन्न सुविधाओं और योजनाओं की जानकारी दी गई। रेखा आर्या ने कहा कि राज्य सरकार सभी क्षेत्रों में तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सभी दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि देने जा रही है, जो पर्वतीय क्षेत्र में उत्पादकों को 1 रुपए और मैदानी क्षेत्र के उत्पादकों को 50 पैसे दिए जाएंगे, जिसका शासनादेश जल्द जारी किया जाएगा। देखिए, आज नैनीताल लालकुआं दुग्ध संघ का 71वां निकाय अधिवेशन जो है आज आहूत किया गया है। उसी में मैं आमंत्रित थी और उसी कार्यक्रम के दौरान मैं समझती हूँ कि शायद प्रदेश का पहला ऐसा डेयरी का या दुग्ध संघ का अपने परिसर में पशुओं के संदर्भ में, उनकी चिकित्सा के संदर्भ में उनके लैब के स्थापना की चिंता की गई और आज लैब का जो है यहाँ पर आज उद्घाटन भी किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत देहरादून पहुंचे, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश भर में भाजपाई ढोल की पोल खोल के रूप में जनसभा करेगी। हरीश रावत ने कहा कि आगामी 19 दिसंबर से पिथौरागढ़ के मुनाकोट से इसकी शुरुआत की जाएगी। हरीश रावत ने यह भी कहा कि कांग्रेस गढ़वाल में वीरगति को प्राप्त हुए सीडीएस जनरल बिपिन रावत के गांव से वीर ग्राम परिक्रमा यात्रा की शुरुआत करने वाली है और कुमाऊं मंडल में जनरल बीसी जोशी के गांव से इस यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस थैंक यू राहुल की थीम पर 3 दिन तक कई कार्यक्रम भी आयोजित करेगी। इस सरकार की निकम्मा बन रहा है और जब मैं इस सरकार कहता हूं तो इस सरकार का अर्थ है मार्च 2017 के बाद अस्तित्व में आई भाजपा सरकार। मुखौटे आपने कोई बदल दिए हों, लेकिन सरकार वही है, चरित्र वही है, बातें वही हैं, आदतें वही हैं और भ्रष्टाचार की और दूसरी चीज़ों की जो उनकी पुरानी स्वभाव है वो स्वभाव वही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड के बागेश्वर में ग्रामीणों ने कांडा कमसराय में विकास पर एक चिंतन गोष्ठी का आयोजन रामलीला मैदान में किया। आपको बता दें कि चिंतन गोष्ठी में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और साथ ही ग्रामीणों की तरफ से इस सभा में तय किया गया कि जो भी राजनीतिक दल इस बार चुनाव में
कांडा और कमसयार घाटी से कपकोट विधानसभा के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगा, कांडा क्षेत्र की जनता उसे ही अपना वोट करेगी। वहीं गोष्ठी में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पर चर्चा की गई और लोगों का कहना है कि हमें ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए जो कांडा कमसयार घाटी के गांवों का विकास कर सके और यहां वोटरों की संख्या अधिक है। हम प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे कि हमें कोई ऐसा प्रतिनिधि चाहिए जो हमारा कांडा कमसार से हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके, क्योंकि यहाँ पे वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और उस हिसाब से जो है हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है जैसा हम चाहते थे अपने भविष्य में, अपने बच्चों के लिए, अपने उनके लिए, जैसे हमारे पुराने बुजुर्ग चाहते थे, उस हिसाब का यहाँ पे कोई विकास नहीं हो पाया। खनन से जहाँ तक हमारी बात है, खड़िया खनन से यहाँ से जो है हमारे काम यहाँ पे 100-150 जो हमें खड़िया खनन क्षेत्र जो है यहाँ पे 100 स्टोन है, वहाँ से इस क्षेत्र को कोई लाभ नहीं हुआ है। कांडा क्षेत्र विकास की दृष्टि से जो बहुत पहले से विकसित है, लेकिन विधानसभा कांडा और कपकोट का विलीनीकरण हो जाने के बाद कांडा क्षेत्र को किसी भी दल के द्वारा प्रतिनिधित्व न दिए जाने से ये लोगों में बड़ी निराशा है। तो वहीं उत्तराखंड के बाजपुर में स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर आंदोलनकारी बैठे हुए हैं। आपको यह बता दें कि चीनी मिल के 65 परिवार ऐसे हैं जिन्हें मृतक आश्रित योजना का लाभ नहीं मिला है और स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर मृतक आश्रितों ने भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल शुरू कर दी। इस कड़ी में भूख हड़ताल पर चीनी मिल के 3 मृतक आश्रितों की हालत अचानक खराब हो गई। मृतक आश्रितों की हालत खराब होने की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस और स्वास्थ्य महकमा टीम मौके पर पहुंची और जहां स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने मृतक आश्रितों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया, साथ ही उनका उपचार भी किया जा रहा है। बाजपुर के भगत सिंह चौक पर भूख हड़ताल कर रहे चीनी मिल के 3 मृतक आश्रितों की हालत अचानक खराब हो गई। मृतक आश्रितों आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग पिछले 25 दिनों से चीनी मिल शुगर मिल के आपके जो गेट के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे अनिश्चितकाल के लिए। हमारी मांगों को लेकर, हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं, आला अधिकारियों से ही मिल चुके हैं और अपने गन्ना मंत्री से ही मिल चुके हैं, विभागीय मंत्री हमारे। सभी ने सिर्फ आश्वासन दिया है और सिर्फ हमारे साथ जो हो रहा है सिर्फ खिलवाड़ हो रहा है। हमारे घर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो चुकी है और हमारे पास कोई भी अब आगे के लिए कुछ सोचने के लिए या विचारने के लिए समय नहीं है। बाजपुर में सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध के चलते दूसरे दिन भी सभी सरकारी बैंकों की हड़ताल जारी रही और आपको बता दें कि बैंक कर्मचारियों ने बैंकों को बंद कर सरकार से सरकारी बैंकों का निजीकरण नहीं करने की मांग की है। बैंक कर्मचारियों ने अर्ध सरकारी और निजी बैंकों को भी बंद कराकर आंदोलन में सहयोग करने की अपील की और बता दें कि सरकारी बैंकों के निजीकरण के विरोध में लंबे समय से बैंक कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं। वहीं बैंक यूनियन के आह्वान पर बाजपुर में सभी सहकारी बैंकों के कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाते हुए बैंकों में ताले लगा रखे हैं और यही कारण है कि बैंक कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही और बैंक कर्मचारियों की हड़ताल से लोगों को रोजगार करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकारी बैंक कर्मचारियों ने अर्ध सरकारी और निजी बैंकों को बंद करा दिया। चाहते हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं कि वो बैंकों का जो निजीकरण कर रहे हैं, इससे आम आदमी, आम पब्लिक का या आम कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है और लाला और बनियों को बेच देंगे अगर, तो वो बैठ जाएंगे लेके सबका पैसा। तो इससे बड़ी मुसीबत देश के लिए और कोई होने वाली नहीं है। बैंक के जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं और इनका निजीकरण बंद करें, यही हम लोग इसीलिए 2 दिन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड के लालकुआं पहुंचे। आपको बता दें कि लालकुआं के वार्ड नंबर 7 स्थित रेलवे प्राथमिक विद्यालय का उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने स्थानीय बच्चों से मुलाकात भी की और साथ ही मनीष सिसोदिया ने लोगों की समस्याएं सुनी और इस दौरान मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। मैं अभी इस समय लालकुआं के एक स्कूल में खड़ा हूँ, सरकारी स्कूल में। ये नैनीताल का एक सरकारी स्कूल है उत्तराखंड में और बहुत दुख हो रहा है देख के कि 21वीं सदी में हमारे देश के बच्चों को ऐसे स्कूल में पढ़ना पड़ रहा है जहाँ पे छत है, ये टीन की छत लगी हुई है
नीचे 1, 2, 3 क्लासरूम यहाँ लगे हुए हैं, एक टीन के शेड में यहाँ लगे हुए हैं। तो ये 4 क्लासरूम तो इसके यहाँ लगे हुए हैं। एक कमरा प्रिंसिपल साहब का बना हुआ है और एक कमरे में टीन शेड में बच्चे पढ़ते हैं। तो वहीं मसूरी में जीएसटी को लेकर अधिकारियों ने छोटे बड़े व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक में जीएसटी के सहायक आयुक्त के पांडे, राज्य कर विभाग और महेंद्र चंद जोशी और राज्य कर अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान सहायक आयुक्त की तरफ से लोगों को जीएसटी के नियमों में हुए संशोधन के साथ ही सभी को तय समय से जीएसटी जमा करने का आग्रह किया और साथ ही व्यापारियों ने अधिकारियों से जीएसटी से जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत की। व्यापारियों की समस्याओं को सुनते हुए अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि व्यापार संगठन के सहयोग से जीएसटी से जुड़ी समस्याओं का समाधान करवाया जाएगा। वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त ने कहा कि रजिस्टर्ड व्यापारी की बाजार में अपनी पहचान बनती है और कारोबार करना आसान हो जाता है। जीएसटी नंबर लेने पर व्यापारी पूरे देश में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन समय समय पर व्यापारी हित में कई सेमिनार, कई आयोजन, कई बैठकें कराता रहता है। इसी संदर्भ में और इसी कड़ी में आज जीएसटी के आला अधिकारियों के साथ हमारी एक बैठक हुई कुलरी बाजार में, जिसके तहत व्यापारियों ने अपने परेशानियों के प्रश्न पूछे और साथ में जीएसटी अधिकारियों ने नए नियम व कानून व्यापारियों को अवगत कराए। जीएसटी विभाग के यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं स्टेट टैक्स के पांडे साहब और उनके साथ जो एसटीओ हैं महेंद्र चंद साहब, इन्होंने एक पहल की है और व्यापार मंडल के कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने कहा है कि जो व्यापार मंडल यहाँ पे पहले इसी तरह से होटलियर्स के साथ भी एक बैठक हुई थी और आज जो है व्यापारी जो कि रिटेलर्स और होलसेलर दोनों के साथ यहाँ पर बैठक रखी गई है। हमने लोगों को GSTR 3V फाइलिंग, GSTR 1 फाइलिंग, ITC से रिलेटेड जो है कंप्रहेंसिवली इन्फॉर्म किया, जानकारी दी उन्हें और उनको ये बताया गया कि आप लोग समयांतर्गत ITC से रिलेटेड सारे काम अच्छे से करें, मतलब अच्छा से अपना जो मतलब GSTR फाइल करें और कहीं आप लोगों को कहीं कोई समस्या आती है तो आप प्लीज़ ऑफिस आइए। आपका ऑफिस में कोई मतलब डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू है तो हम उसको। उत्तराखंड में 2022 के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसके लिए क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने भी 2022 चुनाव के लिए कमर कस ली है। इसी कड़ी में उत्तराखंड क्रांति दल भी अपने एजेंडे को लेकर जनता के पास जा रही है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल की महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रमिला रावत ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान महिला प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इस बार प्रदेश की जनता क्षेत्रीय पार्टी पर अपनी विश्वास को मोड़ लगाने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के निर्माण में उत्तराखंड क्रांति दल की अहम भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का विकास क्षेत्रीय पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी की उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन के बारे में जानकारी होती है। उन्होंने कहा कि 2022 में उत्तराखंड क्रांति दल सभी 70 विधानसभा में अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक होगी। और उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड क्रांति दल एकजुट होकर 2022 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड क्रांति दल ने 2022 चुनाव में जीत का दावा किया। देखिए 2022 में हमारी बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और मैं अभी अपना जो बता रही हूँ कि 25 साल के अंदर जो चीज़ मैंने नहीं देखी है वो मैं 2022 में देख रही हूँ कि बहुत अच्छा हमारा रिजल्ट रहेगा। निश्चित तौर पे उत्तराखंड क्रांति दल ये राज्य बनाया है, यहाँ की मातृशक्ति ने, युवाओं ने, तमाम लोग सड़कों में उतरे, तो निश्चित तौर पे जनता इस बार हमको जरूर मौका देगी। देखिए जो आज मैं देख रही हूँ, मैंने आज देहरादून की अगर मैं बात करूँ तो देहरादून मैंने सड़कों में देखा है तमाम गाड़ी, आपको पता है, आप गाड़ियों में देखिए हिमाचल प्रदेश से लोग मंगाए गए हैं, दिल्ली से मंगाए गए, हरियाणा से मंगाए गए, कोई वो उत्तराखंड की जनता नहीं है, वो सारे बाहर से वो लोग। मसूरी पिक्चर पैलेस चौक से मासोनिक लॉज बस स्टैंड जाने वाले रास्ते पर नगर पालिका की तरफ से एंटीक बिजली के पोल लगाए जाने को लेकर डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। वहीं डिवाइडर बनाए जाने को लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पहले लोहे के खंभों के माध्यम से सड़क के बीचों बीच डिवाइडर बने थे, जिसके चलते आए दिन जाम लगता था।
और अब नगर पालिका प्रशासन एंटी पोल लगाए जाने को लेकर 1.5 फीट चौड़े डिवाइडर सड़क के बीचों बीच बनवा रही है, जिससे यातायात बाधित होने की पूरी संभावना है। वहीं सड़क के दोनों और दुकानों के व्यवसाय भी प्रभावित होने की आशंका है। स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि सड़क के बीचों बीच 1.5 फीट चौड़ा डिवाइडर बनाए जाना सही नहीं है। लोगों का कहना है कि पालिका प्रशासन बिना किसी के सलाह के काम कर रही है, जिसका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से शिकायत की है और साथ ही उनसे पूरे मामले में हस्तक्षेप कर डिवाइडर का काम तत्काल रुकवाने की मांग की गई है। थी जिस तरह से यहाँ पर रोड बहुत कम चौड़ी है और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनका जो है कोई यदि ग्राहक आता है, यदि स्कूटी से आता है, यदि स्कूटी वो यहाँ पे नहीं रोक पाया और सीधा आगे चला गया तो निश्चित ही इनका व्यापार भी प्रभावित होगा। इसलिए अब तो काम लगभग कंप्लीशन की ओर है, लेकिन पूर्व में नगर पालिका को चाहिए था कि यहाँ के लोगों को की व्यवसाय को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाते ताकि जो बिजली के पोल हैं वो भी लग सकते और लोगों का व्यवसाय भी इससे प्रभावित ना होता। तो यहाँ पे डिवाइडर पड़ रहा है, यहाँ पे इससे सबसे पहले यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा और लोगों को जो आने जाने में ये है कि पहले कस्टमर खुल के चलता था, लेकिन मुझे नहीं लग पा रहा कि अब कस्टमर यहाँ पे चल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मुश्किल से ये रोड 10 फुट रह चुकी है और रात को जब यहाँ पे बड़े बड़े पानी के टैंकर आते हैं तो जो साइड के लोगों के काउंटर हैं, दुकानदारों के या किसी की स्कूटर, ये यहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत बड़ा। उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि राज्यपाल ने अपने कार्यक्रम के दौरान DRDO गेस्ट हाउस पन्ना में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रभागीय वन अधिकारी के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। पौड़ी में नवनियुक्त गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने मंडल स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की और इस दौरान गढ़वाल आयुक्त ने विकास योजनाओं की कार्य प्रगति की चर्चा की। साथ ही गढ़वाल आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि वे कार्य जो पूरा होने वाला है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर करें और दिसंबर महीने के अंत तक पूरा कराना सुनिश्चित किया जाए। आयुक्त ने कार्यदायी संस्था, जनपदों में निर्माणाधीन महाविद्यालयों और अन्य कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। साथ ही उन्होंने कहा कि कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो, इस बात को गंभीरता से लें। आज मंडलीय स्तरीय अधिकारियों के साथ हमने विभिन्न विकास योजनाओं पर बैठक की गई है। विभिन्न विभागों की जो विकास योजनाएं चल रही हैं उसमें विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में या फिर पॉलिटेक्निक, ITI निर्माण की योजनाएं, महाविद्यालयों की योजनाएं, सिंचाई विभाग के जो झील आदि के कार्य हैं, PMGSY की रोडों की स्थिति है, इसी तरह PWD द्वारा जो मार्ग निर्माण किए जा रहे हैं, जल जीवन मिशन के अंतर्गत या अन्य योजनाओं के अंतर्गत पेयजल योजनाएं जो गतिमान हैं, तो इन सब। तो जनपद पौड़ी गढ़वाल में विजय दिवस पर शहीद स्मारक स्थल पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस दौरान चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की। इस बीच डॉक्टर धन सिंह रावत समेत बीजेपी के कई नेताओं ने वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर पौड़ी के विधायक समेत आयुक्त गढ़वाल मंडल सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारियों ने वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों के परिवारों के साथ जिला प्रशासन हर समय खड़ा है, साथ ही उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी ने आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से संपादित करवाए जाने के लिए सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता के लिए फ्लैग, हस्ताक्षर, मतदाता शपथ और मतदाता पुस्तिका बांटी। आज हमने विजय दिवस के उपलक्ष्य में जो शहीद स्मारक है उस पर हमारे जो गढ़वाल मंडल के 271 शहीद जो 1971 की लड़ाई हुई थी उसमें हुए थे, उन सबको नमन किया है। हमारे पौड़ी जनपद के भी 33 सम्मानित शहीद हुए थे, उन सबको नमन किया और सबको याद किया। 16 दिसंबर 2021 को हम विजय दिवस मना रहे हैं। विजय दिवस 1971 की
लड़ाई के जीत के जो हमने विजय प्राप्त की थी पाकिस्तान के ऊपर, उस संदर्भ में मनाया जाता है। और विशेषकर ये तो सब विदित है कि ये एक ऐतिहासिक जीत थी जो अपने आप को विश्व के इतिहास में दर्ज हुई है, जिसमें पाकिस्तान की विद्रोही सेना के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। आज पूरे देश में विजय दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और आज ही के दिन में भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना पे एक बड़ी विजय हासिल की थी। लगभग 93,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण किया गया था और आज के दिन पे पूरे देश में जो है विजय दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं। और हम लोग भी आज पौड़ी में आए थे। हम लोगों ने भी जितने लोग शहीद हुए पौड़ी ज़िले के, उन सबको आज श्रद्धांजलि दी है। जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौबटा खाल विधानसभा क्षेत्र बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि जन आशीर्वाद कार्यक्रम में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के नेतृत्व में बीजेपी का दामन थाम लिया। वहीं जन आशीर्वाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा कि जनता सच और झूठ के अंतर को समझती है। बीजेपी सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है और केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में विकास की गंगा प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में बह रही है। उन्होंने कहा कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और उत्तराखंड में पलायन एक बड़ी समस्या है। वहीं रामनगर में प्रशासन की कार्यवाही सामने आई। आपको बता दें कि आबकारी विभाग को भवानीगंज स्थित देशी और विदेशी दुकानों में शराब और ओवर रेट बेचने की लगातार सूचना मिल रही थी, जिस पर आबकारी विभाग के डिप्टी एक्साइज कमिश्नर खुद रामनगर पहुंचे और ग्राहक बनकर एक दुकान पर शराब खरीदने पहुंचे, जहां पर उनसे भी दुकानदार ने ज्यादा पैसे मांगे। हालांकि जब दुकानदार को पता चला तो वो माफी मांगने लगा। बता दें कि रामनगर में शराब की दुकानों पर ज्यादा कीमत वसूली किए जाने का डिप्टी एक्साइज कमिश्नर को लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने 2 दुकानों पर कार्यवाही करते हुए लगभग 1 लाख रुपए का दुकानदारों पर चालान किया है और प्रशासन का कहना है कि इस मामले में आगे भी ये कार्यवाही जारी रहेगी। ओवररेट की शिकायत पर 2 दुकानों पर की कार्रवाई की गई रामनगर में, भवानीगंज विदेशी और भवानीगंज देसी। इसमें भवानीगंज विदेशी पर ओवररेट मिला है और भवानीगंज देसी मदिरा पे कोई ओवररेट नहीं मिला, लेकिन अन्य अनियमितताएं पाई गई। और रही बात चालान की, तो ऑफिशियल रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा। यदि भवानीगंज मदिरा विदेशी मदिरा दुकान का ये पहला ओवररेट है तो न्यूनतम 50,000 रुपए। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।